ये क्लिप्स हैं धधकते ईरान की, जो लोगों के गुस्से का शिकार बन रहा है। सोशल मीडिया पर सड़कों पर प्रशासन, पुलिस, सरकार के सामने महिलाएं बाल काट रही हैं, अलग अलग अंदाज में बुर्का जला रही हैं, युवा मौलवियों की टर्बन उतार रहे हैं और पूरे देश में एक ही मांग है, ईरान को इस्लामिक नहीं सेकुलर देश बनाओ। और ये सब शुरू हुआ एक 22 साल की लड़की के कारण। जहां 22 साल की एक लड़की ने ईरान की सूरत बदल दी। कैसे और कौन है ये लड़की? क्या जल्द ही रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक ईरान एक सेकुलर ईरान बनने वाला है? और ये तुर्बान प्रोटेस्ट क्या है? क्या ईरान के सेकुलर बनने से भारत को कोई फायदा होगा? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस तक में इस देश की महिलाओं का प्रदर्शन टॉप पर है और सालों पुराने इस्लामिक कल्चर रेगमी को उखाड़ फेंकने के पीछे भी एक ईरानियन लड़की का ही हाथ है, जिसका नाम है महासा अमीनी। एक्चुअली है नहीं, था। जी हाँ, महासा अमीनी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कैसे ये समझने के लिए हमें ईरान के पास्ट में जाना होगा। अभी अभी जो आपने तस्वीर देखी ये किसी वेस्टर्न कंट्री की नहीं बल्कि आज से 40 से 45 साल पहले के ईरान की है। जहां महिलाओं को ड्राइव और सब कुछ करने की परमिशन थी। वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती थीं, लड़कों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती थीं, स्विमिंग कर सकती थीं, मॉडलिंग कर सकती थीं और बिना किसी रोक टोक के लड़कों से बात कर सकती थीं। और इसका क्रेडिट जाता है मोहम्मद रजा शाह पहलवी को, जिन्होंने 1963 के लगभग ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, यानी देश को मॉडर्न बनाने की शुरुआत। उन्हें अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने वाला ईरान में माना जाता है। क्या? क्योंकि वो चाहते थे कि ईरानियत मॉडर्न सोच के होने चाहिए जो देश की तरक्की में साथ दें। अपनी इसी सोच के चलते पहलवी ने कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की स्थापना की, जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ा करते थे, लेकिन महिलाओं की आज़ादी और देश की तरक्की मुस्लिम कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुई। और 1979 इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ ही पहलवी को यूएस एजेंट घोषित कर दिया, जिस वजह से पहलवी को अपनी जान बचा के अमेरिका भागना पड़ा और देश की सियासी हुक्मरान बने अयातुल्ला खुमानी ने सत्ता संभालते ही महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 9 साल, तलाक में महिलाओं के अधिकार को खत्म करना, बुर्का पहनना और बच्चों से जुड़े कुछ नियम बनाए। कुल मिलाकर ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और सबसे ज्यादा पाबंदियां महिलाओं पर ही लगाई गईं, जो आज तक चले आ रही हैं। जैसे महिलाएं ड्राइव नहीं कर सकती, टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, पब्लिकली नाचना गाना पूरी तरह से बैन है, महिलाएं साइकिल भी नहीं चला सकती, मैदान में खेल नहीं सकती और देख भी नहीं सकती, बिना पति की मर्जी के कहीं बाहर नहीं जा सकती और पुरुषों के साथ हाथ मिलाना पूरी तरह से बैन है। बुर्का पहनना कंपल्सरी है और बाल बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सजा दी जाएगी। ईरानियन सरकार ने बाकायदा अपनी एक फोर्स लगा रखी है जो ये देखती है कि महिला पुरुष सभी नियमों का पालन करते हैं या नहीं। इसी फोर्स की नजर 22 साल की महासा अमीनी पर पड़ी। 16 सितंबर 2022 की बात है, जब महासा अपनी फैमिली के साथ ईरानियन कैपिटल घूम रही थी। दरअसल महासा का बुर्का थोड़ा सा ढीला था और उनकी 1 से 2 लटें बुर्के से बाहर आ रही थी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए ईरानियत फोर्स ने महासा को गिरफ्तार कर लिया और तो और उसे कस्टडी में इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि महासा उठने के भी काबिल नहीं रही और पिटाई के कुछ ही घंटों बाद महासा कोमा में चली गई। लाख कोशिशों के बाद महासा की जान नहीं बचा सकी और 16 सितंबर 2022 को महासा ने दम तोड़ दिया। जब महासा इस निर्मम हत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोगों ने खून खौलाते हुए कई पोस्ट किए कि कैसे एक मासूम की जान सरकार ने अपने खोखले नियम के लिए ले लिए। बस फिर क्या, महासा के अंतिम विदाई में महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके कब्र के पास हजारों की संख्या में महिलाएं जुटी। किसी ने बुर्का उतार कर फेंक दिया तो किसी ने अपने बाल ही काट दिए और यह सिलसिला इतना बड़ा कि सोशल मीडिया पर भी एक के बाद एक बाल काटने और बुर्के जलाने की घटनाएं
सामने आने लगी। महिलाओं के सपोर्ट में ईरानियन यूथ ने भी एक अनोखा प्रोटेस्ट शुरू किया, द सरलक टर्बान ऑफ प्रोटेस्ट। इस प्रदर्शन में लड़कों को जहां भी धार्मिक लीडर दिखते वो उनकी टर्बन यानी कि टोपी उतार देते। ईरान में टर्बन सिर्फ रिलीजियस लीडर ही पहनते हैं, इसलिए द क्लेरिक टर्बन ऑफ प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स ने सीधा ईरान की कट्टरपंथी सोच और इस्लाम पर वार किया। और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उन्हें एकेडमिक फ्रीडम दी जाए, मतलब वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं वो उनकी मर्जी से होना चाहिए। दरअसल ईरान में सरकार ही ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं, और इसमें भी धार्मिक चीज़ों को पढ़ना कंपलसरी है, जिससे परेशान होकर स्टूडेंट्स ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अब माहौल था, सभी अपनी अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे थे, तो ईरान की लेबर वॉकर्स ने भी कदम पीछे नहीं किए और वो अपने और महिलाओं के राइट्स के लिए सड़कों पर उतर आए। और देखते ही देखते पूरा देश सड़कों पर उतर आया और एक मासूम की हत्या से शुरू हुआ ये मामला इस्लाम को उखाड़ फेंकने तक पहुंच गया। वहीं की जनता इस्लाम से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, इतनी परेशान कि लोगों ने मस्जिद जाना ही छोड़ दिया है। ईरान में अराउंड 75,000 मस्जिदें हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, इनमें से 50,000 मस्जिदों पर ताले लटकाए जा चुके हैं। सिर्फ 25,000 मस्जिदें ही चालू हैं। जहां एक कट्टर मुस्लिम देश में मस्जिदों को बंद किया गया है, और ये हम नहीं बल्कि ईरान की ऑफिशियल बॉडी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर दोलाबी का कहना है। इतना ही नहीं, लड़के लड़की अब सब एक साथ सरकार के खिलाफ अल्लाह बोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई और राष्ट्रपति चुनाव करवाए गए, जिनमें ईरानियंस ने असल गेम खेला और कट्टरपंथी सोच रखने वाले सईद जलीली की जगह मॉडर्न रिफॉर्म सोच रखने वाले मसूद पेजेशकियान जो ज्यादा से ज्यादा वोट दिए, और पेजेशकियान 163 वोटों के साथ ईरान के नए राष्ट्रपति बने। पेजेशकियान ने जलीली को पूरे 28 लाख के मार्जिन से हराया, और ये इस बात का और इशारा है कि अब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक से सेकुलर बनने की ओर चल पड़ा है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत और ईरान के संबंध शुरू से ही काफी मजबूत रहे हैं। ईरान, यूएई, इराक, टर्की और चीन के बाद भारत का व्यापारिक संबंध काफी ईरान के साथ मजबूत है, और ईरान भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से शुमार है, जहां से भारत क्रूड ऑयल बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की सैंक्शन की वजह से भारत और ईरान के बीच क्रूड ऑयल का व्यापार बंद है। लेकिन अगर ईरान वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर लेता है तो ये सैंक्शन हट सकते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1979 में खुमानी के आते ही अमेरिकन दूतावासों में घुसकर कट्टरपंथियों ने खून खराबा किया था, जिससे कई जानें भी गई थी। उसके बाद से ही देश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया और अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान के कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन की मदद की, साथ ही ईरान को कमजोर करने के लिए तरह तरह के ग्रुप्स को मदद पहुंचाई और कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दिए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये सैंक्शंस हट जाएंगे और अमेरिका ईरान के रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही भारत और ईरान के बीच इंडिया ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट फिर से दम भरेंगे। आपने भी सुना होगा कि ईरान के चारबाग पोर्ट का एक्सेस भारत को मिल गया है, यानी उम्मीद के कारण है, और सब ठीक रहा तो लंबे समय से रुका हुआ रैश एस्ट्रा रेलवे प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू हो पाएगा। मतलब इसमें तेजी आएगी और इससे ये होगा कि हम पाकिस्तान और स्वेज कैनाल को बाय बाय करते हुए यूरेशिया और इटली ट्रेड कर पाएंगे, और जिन ब्लाटिक देशों में जाने के लिए हमें 45 से 60 दिनों का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वो डिस्टेंस हम सिर्फ 25 से 30 दिनों में कवर कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ईरानियन महिलाओं को होगा, जो सालों से अपने ही देश में कैद की जिंदगी जी रही हैं, जहां ना तो खुलकर सांस लेने की आज़ादी है, ना ही कुछ बोलने की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईरानियन कोर्ट में ईरान के पुरुषों के बयान की तुलना में महिलाओं के बयान की वैल्यू आधी है। हालांकि आने वाला वक्त कुछ भी बदल सकता है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान सेकुलर कंट्री बनेगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।